दोस्तों, क्या कभी आप ऐसे शहर गए हैं जहां पहाड़ भी मुस्कुराते हैं, झीलें भी कहानियां सुनाती हैं और हर सुबह एक पोस्टकार्ड जैसी लगती है? तो चलिए, इस बार का सफ़र है थोड़ा खास। नई जगह, नई हवा और बहुत सारा रोमांच लेकर हम जा रहे हैं नेपाल के खूबसूरत शहर पोखरा। यहाँ की झीलें, पहाड़, मंदिर, खाने का स्वाद और लोगों की मुस्कान, सब कुछ ऐसा जिसे एक बार नहीं बार बार देखने का मन करता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपका अगला ट्रिप कहाँ का हो या फिर बस एक प्यारी सी यात्रा की झलक पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पोखरा आपको हर फ्रेम में चौंकाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टाइलिश सफ़र में। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं ट्रेंड यात्रा बाय पूजा। यहाँ आपको मिलेगी फैशन की नई झलक, लाइफस्टाइल के टिप्स और हर सफ़र की खूबसूरत कहानियाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफ़र में जहां आपको मिलेगा रोमांच, सुकून, स्वाद और सुंदरता, सब कुछ एक साथ। तो तैयार हो जाइए एक अनोखे सफ़र के लिए जो आपको दिल से मुस्कुराना सिखाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं नेपाल के सबसे खूबसूरत शहर पोखरा। लेट्स गो टू पोखरा। दोस्तों, आपने कभी ये फील किया है कि एक बॉर्डर पार करते ही सब कुछ कितना अलग लगने लगता है? यहाँ की संस्कृति, भाषा, लोग और सबसे खास यहाँ की सादगी। ये कहानी है एक अनोखे सफ़र की, सनौली से पोखरा तक की। तो बने रहिए हमारे साथ। सनौली भारत का आखिरी पड़ाव है और बॉर्डर क्रॉस करते ही हम नेपाल की धरती पर कदम रखते हैं। वैसे तो नेपाल पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप दिल्ली से काठमांडू तक की हवाई यात्रा कर सकते हैं, पर ये आपके लिए थोड़ी महंगी होगी। अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से नेपाल के लिए सीधे बस भी मिलेगी, पर ये यात्रा 30 घंटे लंबी होगी। इसलिए सबसे सस्ता और आसान रास्ता यह होगा कि आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ से भारत नेपाल बॉर्डर सनौली के लिए ट्रेन की टिकट ले लें। अगर आप फैमिली या दोस्तों के साथ घूमने गए हैं तो आप जीप या कैब से भी गोरखपुर से सनौली तक पहुँच सकते हैं। आप चाहे तो अपनी कार से ये पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हो, बशर्ते आप पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल हो। गोरखपुर से भारत नेपाल बॉर्डर सनौली 248 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। सनौली पहुंचने के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहले सनौली से काठमांडू तक का, जो वहां से 270 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा सनौली से पोखरा तक का, जो वहां से 184 किलोमीटर पर है। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप पोखरा की ओर जाएं। पोखरा और काठमांडू कुल मिलाकर एक जैसे ही हैं। बस पोखरा में यात्रियों की भीड़ कम होती है तो आपको बेहतर अनुभव मिलेगा, और साथ ही पोखरा काठमांडू से हर मायने में थोड़ा किफ़ायती भी है। सनौली से नेपाल अपनी कार से जाने के लिए आपको भंसार यानी सीमा शुल्क और रोड परमिट की आवश्यकता होगी। भंसार बनवाने के लिए आपके पास आपकी गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी होना ज़रूरी है। जैसे ही आप सनौली से नेपाल एंटर करते हैं तो गेट के पास ही आपको भंसार कार्यालय दिख जाएगा। भंसार कार्यालय से आपको एक आवेदन पत्र प्राप्त होगा। फॉर्म को ध्यान से भरें और आवश्यक जानकारी फिलअप करें। आपको एक दिन के भंसार के लिए 600 NPR और रोड परमिट के लिए 500 NPR का शुल्क भुगतान करना होगा। शुल्क वाहन के प्रकार और रहने की अवधि पर निर्भर करता है। शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। आप इस रसीद को संभाल कर रखें। नेपाल में प्रवेश करने से पहले आप कुछ करेंसी एक्सचेंज भी करा लें, इससे आपको आसानी होगी। हालांकि भारतीय मुद्रा भी व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है।
आगे बढ़ने पर तानसेन के रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आप बार बार गाड़ी रोककर नज़ारे देखना चाहेंगे। थोड़ा रोमांच, थोड़ा सुकून, ये रास्ता खुद एक कहानी है। दोस्तों, जैसे जैसे पोखरा पास आता जा रहा है, मौसम ठंडा और नज़ारे भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। पीछे हिमालय की माचापुचरे चोटी बादलों से झांकती है, जैसे कि हमारा स्वागत कर रही हो। सनौली से पोखरा तक की ये रोड ट्रिप सचमुच में एक अनुभव है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि खुद से मिलने का एक रास्ता है। हर मोड़, हर मुस्कान, हर मंजर कुछ सिखा कर जाता है। अगर आप कभी नेपाल आने की सोचें तो ये सफ़र ज़रूर करिएगा। आई एम श्योर आपको भी वही सुकून मिलेगा जो हमें मिला। सच में कभी कभी मंजिल से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, अब हम अपने होटल पहुंच गए हैं। ये है हमारा होटल ट्रैकर्स इन, जहां हम स्टे करने वाले हैं। आइए चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। इस रूम का टैरिफ है 2500 INR पर डे। रूम काफ़ी स्पेशियस है, मॉडर्न है, आप देख सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। आप लोग जब यहाँ आए तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पोखरा की इस खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको एक्सपीरियंस कराती हूँ पोखरा की खूबसूरत सनराइज़ का। सुबह सुबह की ठंडी हवा, मुर्गे की बांग, चिड़ियों की चहचहाहट और ये नज़ारा देखो तो सही, सूरज कैसे धीरे धीरे बादलों के पीछे से झांक रहा है। पूरा पोखरा जैसे सुनहरा हो गया है। अभी सब कुछ ठहरा ठहरा सा है, ना भीड़ है ना शोर है, बस शांति ही शांति। और जब दूर से अन्नपूर्णा पहाड़ी की बर्फ़ से ढकी चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है ना, तो सच में रूह तक सुकून मिल जाता है। ऐसी सुबह रोज़ नहीं मिलती, और पोखरा में तो हर सुबह जैसे थोड़ा सा जादू लेकर आती है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जा रहे हैं पद्मीकोट शिव प्रतिमा के दर्शन करने। ये पोखरा का बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक स्थान है। यहाँ पर नेपाल में शिव जी की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 51 फीट है और ये एक सफ़ेद स्तूप पर विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 57 फीट है, जिससे ये पूरी संरचना अप्रॉक्सीमेटली 108 फीट ऊंची हो जाती है। तो आइए चलते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं।
दोस्तों, यहाँ स्थापित है भोलेनाथ की भव्य और सुंदर प्रतिमा। आप देख सकते हैं, यहाँ हर भक्त सिर झुकाकर अपनी आस्था अर्पित करते हैं। मंदिर के चारों ओर गूंजती घंटियों की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे खुद कैलाश का एहसास हो रहा हो। मंदिर से नज़र आता है पूरा पोखरा शहर और पीछे नज़र आती है अन्नपूर्णा पहाड़ी की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। प्रकृति और भक्ति का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक अनुभव है, आत्मा को छू लेने वाला। यहाँ आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कि समय रुक गया हो। आई होप आप भी ये फील कर सकते हो। तो आप दर्शन करिए भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पोखरा स्थित विश्व शांति स्तूपा। इस शांति स्तूपा की एक अपनी अलग मान्यता है, जिसे लोग विश्व शांति स्थल के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये एक बौद्ध स्मारक है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। पोखरा में शांति स्तूपा की आधारशिला 1971 में रखी गई थी और विभिन्न चुनौतियों के बाद स्तूप अंततः 1992 में बनकर तैयार हुआ। ये स्तूपा विश्व शांति को समर्पित है और नेपाल का दूसरा शांति स्तूप है। आप यहाँ आकर सुकून के पल बिता सकते हैं और इस भागती दौड़ती दुनिया से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन दूरी बना सकते हैं। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। आप यहाँ ज़रूर आइएगा। जब भी आपको नेपाल आना हो, आप इस जगह पे ज़रूर आइएगा। आपको आकर वाकई में बहुत अच्छा लगेगा और एक सुकून फील होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं पोखरा के एक ऐसे झरने की तरफ जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। इसका नाम है देवीज फॉल। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं देखने के लिए। ये दोस्तों बहुत ही प्राचीन शिवलिंग। देखने में एक आम झरना सा लग सकता है, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी अलग है। कहते हैं साल 1961 में एक स्विस कपल यहाँ घूमने आया। वो फेवा लेक के किनारे थे। अचानक डैम का गेट खुला और एक महिला पानी में बह गई। उसका नाम था देवीज और उसी की याद में इस जगह को नाम मिला देवीज फॉल। बाद में लोगों ने उसकी याद में यहाँ ये स्मारक बनाया, जहाँ आज हज़ारों लोग आते हैं इस अनोखे झरने को देखने और उसकी उस कहानी को महसूस करने जो उस वक्त के साथ पानी में बह गई। देवीज फॉल की सबसे खास बात ये है कि ये झरना ज़मीन के अंदर समा जाता है। पानी तेज़ी से गिरता है
और फिर एक सुरंगनुमा गुफा में गुम हो जाता है जो सीधे जाता है गुप्तेश्वर महादेव केव की ओर। वहाँ भी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। यानी पानी ऊपर से नीचे और फिर धरती के अंदर। ये एक नेचुरल अजूबा है जो हर किसी को चौंका देता है। यकीन मानिए, देवीज फॉल सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये एक एहसास है कुदरत की ताकत और एक सच्ची घटना के संगम का। पोखरा आए तो देवीज फॉल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ तस्वीरों में नहीं, पानी की गहराइयों में भी छुपी होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा पानी से भरा हुआ कुआं है जिसके अंदर एक शिवलिंग है और यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि शिव जी का ध्यान करते हुए, अपनी मन्नत को मन में सोचते हुए इस शिवलिंग के ऊपर सिक्का डालिए और अगर वो सिक्का शिवलिंग के ऊपर गिरकर उस पर रुक जाता है तो आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाली पारंपरिक वेशभूषा में कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिसमें सर नहीं है। आप अपनी फोटोज यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पोखरा की सबसे रहस्यमयी और पवित्र जगह पर, गुप्तेश्वर महादेव केव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही एक छोटा सा बाजार जैसा है। यहाँ स्थानीय दुकानें हैं जिसमें पूजा की सामग्री, प्रसाद, स्मृति चिन्ह और खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ की लोकल चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आता है जो कि एक पत्थर और कंक्रीट से बना हुआ मेहराब है जिस पर गुप्तेश्वर महादेव केव लिखा है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही एक टिकट काउंटर है। विदेशी नागरिकों के लिए टिकट का प्राइस 100 NPR है। आइए चलते हैं, टिकट लेते हैं और महादेव के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपका सामना होता है एक भव्य प्रवेश द्वार से जो प्राचीन शिल्पकला और आधुनिक वास्तु का संगम प्रतीत होता है। गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए हमें इन घुमावदार सीढ़ियों से होकर नीचे जाना होगा। चलिए चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन पत्थर की दीवारों पर उकेरी गई देवताओं की सुंदर मूर्तियों को। इन दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी में भगवान विष्णु के 10 अवतार, भगवान शिव, नंदी, पार्वती, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं के रूपों को जीवंत बना दिया है। हर मूर्ति, हर आकृति जैसे किसी चुपचाप कथा को सुना रही हो, सृष्टि, श्रद्धा और शक्ति की। गुप्तेश्वर गुफा, जिसे गुप्तेश्वर महादेव गुफा के नाम से भी जाना जाता है, का इतिहास स्थानीय किंवदंतियों और धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में खोजी हुई यह गुफा सदियों से एक तीर्थ स्थल रही है जो भगवान शिव के भक्तों को आकर्षित करती रही है। गुप्तेश्वर नाम का अर्थ है छिपा हुआ भगवान, जो गुफा के छिपे हुए प्रवेश द्वार और इसकी गहराई में स्थित प्रतिष्ठित शिवलिंगम को दर्शाता है। यहाँ आपको समुद्र मंथन की पूरी कहानी दीवार पर उकेरी हुई भी दिख जाएगी। दोस्तों,
दोस्तों गुफा के अंदर पहुंचते ही एक घुमावदार और गहराई में उतरती हुई सीढ़ी है। गुफा के भीतर का वातावरण एकदम शांत, ठंडी और दिव्य है। चारों ओर फैली हुई है थोड़ी सी नमी, हल्का अंधकार और एक रहस्यमयी शांति। दोस्तों ये देखिए, ये प्राकृतिक चूना पत्थर से बनी हुई दीवारें हैं जिन पर वक्त की परतें जमी हुई हैं, मानो सदियों से ध्यानमग्न हैं। इन पत्थर की दीवारों पर बनी हुई ये प्राकृतिक आकृतियाँ अद्भुत सौंदर्य और रहस्य का अनुभव कराती हैं। इन आकृतियों को ध्यान से देखने पर इसमें आपको गणेश जी, शिव जी, नंदी के विभिन्न रूप भी दिखते हैं। दोस्तों यहाँ से नीचे जाने के लिए एक लोहे की सीढ़ी है। आइए नीचे चलते हैं। अब हम गुफा के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जो देवीज फॉल की ओर खुलता है। यहाँ एक शानदार झरना जो भूमिगत झरने के रूप में फिर से उभरने से पहले ही जमीन में गायब हो जाता है। गुफा के अंधेरे खामोश कक्षों में गर्जन करने वाले झरने का संगम एक अवास्तविक और अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। आइए अब ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, हजारों वर्षों में बनी प्राकृतिक चूना पत्थर की आश्चर्यजनक संरचनाएं सचमुच में अद्भुत है। यहाँ पर शिवजी और माँ पार्वती जी की एक बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए। इन प्रतिमाओं को देखकर ये प्रतीत होता है कि ये बहुत ही प्राचीन है। यहाँ गुफा के सबसे अंदर स्थित है एक स्वयंभू शिवलिंग। आइए चलते हैं और उसके भी दर्शन करते हैं। यहाँ शिव जी की प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। ये कोई बनाई गई मूर्ति नहीं है, बल्कि पत्थर से खुद उभरी हुई आकृति है। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसके ऊपर लगातार एक प्राकृतिक झरने से पानी टपकता रहता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अब हम गुफा से बाहर आ गए हैं और बाहर निकलते ही हमें दर्शन हुए शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु जी की इस भव्य प्रतिमा का। आप भी हमारे साथ दर्शन करिए। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कमेंट में बताइएगा क्या आप कभी इस दिव्य स्थल की यात्रा कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।